आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का विषय डाल लीजिए ऊपर, इतिहास यानी कि हिस्ट्री। अब बात आती है कि इतिहास आखिर होता क्या है। इतिहास उसे कहते हैं जो भूतकाल में कोई घटना घटी हो, उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। लेकिन इतिहास के दायरे में भूतकाल में सारी घटनाओं का जो जिक्र है वो किया गया है, लेकिन घटना उसी को ही इतिहास माना जाता है जिसके हमें पूर्ण रूप से क्या प्राप्त हुए हों, प्रमाण प्राप्त हुए हों। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब ये है कि भूतकाल में जिन चीज़ों के हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं उनको ही क्या कहते हैं, इतिहास माना जाता है। यानी कि आज से पहले जितनी भी घटना घटी है और उनके प्रमाण हमें प्राप्त हैं तो वो किसके दायरे में आएंगे, वो इतिहास के दायरे में आएंगे। अब बात आती है कि इतिहास को पढ़ने का सही तरीका क्या है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और इतिहास में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेंगे कि आखिर इतिहास को हमें कितने भागों में डिवाइड करना है पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे ये होगा कि इतिहास बहुत बड़ा है। इसको अगर जो एक साथ नहीं पढ़ेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम बीच बीच में से पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आता। क्योंकि इतिहास जो है बच्चों की नज़रों में वो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। आप जब छोटी क्लास में होंगे तो आपको लगता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा तो ये कुछ काम का नहीं है। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से बड़े होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इतिहास के बगैर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई या क्लियर नहीं कर सकते। इतिहास ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रोमांचित है अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहें। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इतिहास को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे और मॉडर्न इंडिया तक उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इतिहास में कितने भाग होते हैं, यानी कि कितने पार्टों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसको ज़रा सही से लिख लेता हूँ। तो इतिहास को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 3 भागों में बांट लेते हैं। इससे ये होगा कि हम उसको समझने में हमें आसानी होगी। सबसे पहले काल आता है, वो आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, 11th में हो, 12th में हो, या ग्रेजुएशन में हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब बात प्राचीन काल होता है पहला, फिर दूसरा आता है मध्यकालीन भारत, यानी कि मध्यकालीन काल या मध्यकाल भी कह सकते हैं, बात एक ही है। अब जो तीसरा पार्ट है इसका वो है आधुनिक काल। क्या है वो? आधुनिक काल। ये क्या हुआ? आधुनिक काल। अब इसमें क्या क्या है? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब इसमें भी बहुत सारे पार्ट हैं जो हमको पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट हैं। जैसे प्राचीन काल बहुत बड़ा है और सबसे जो अवधि है किसी भी काल की सबसे बड़ी वो कौन सी है? प्राचीन काल की है, क्योंकि इसमें ईसा पूर्व भी है और ईसा मसीह के बाद का जो टाइम है उसमें भी इसमें बहुत सारा टाइम पीरियड है। और इसी में क्या है? वेद लिखे गए, संस्कृत में रामायण है, महाभारत है, और बहुत सारे जितने भी राजा हुए, हिंदू राजा हुए, वो भी इसी में ही हैं। और प्राचीन काल में हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को जानने का भी मौका मिलेगा। यानी कि प्राचीन काल में वो सब चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं कि आखिर प्राचीन काल को हम किस तरह से पढ़ें। तो प्राचीन काल को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो मेन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। और फिर जो दूसरा आता है, इसको मैं 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसको ज़रा लिख देता हूँ, आपको समझने में थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो आता है वो होता है आग प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंट है, वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक
काल। और हम इसी काल को क्या कहते हैं? इसी काल को इतिहास कहते हैं। इतिहास क्यों कहते हैं इस काल को? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में चीज़ें हमें मिली हैं, यानी कि जो अवशेष मिले हैं वो बात करेंगे हम प्रागैतिहासिक काल की, क्योंकि इसमें इस काल को इसलिए प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है कि इसमें हमें कुछ भी नहीं मिला, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। इसका मतलब यह है कि जो चीज़ें हमें मिली हैं, यानी कि मान लीजिए कोई मूर्ति है या फिर कोई लिपि है या कोई अवशेष है, वो मिल तो गए लेकिन वो हमारे पढ़ने में नहीं आए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 की, यानी कि प्राचीन काल के तीसरे पार्ट की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऐतिहासिक काल, यानी कि इतिहास। इसमें जो भी चीज़ें घटित हुई हैं वो क्या है? इतिहास है। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें घटित हुई हैं उसका क्या है हमारे पास? पूर्ण रूप से क्या है? प्रमाण है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इतिहास काल, यानी कि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो यह हुआ प्राचीन काल को डिवाइड कर लेते हैं। 3 पॉइंट हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, और तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक काल। अब जो भी हम चीज़ पढ़ेंगे इतिहास में वो किस में आएगी? वो आएगी ऐतिहासिक इतिहास में। ठीक है, और इसी के बारे में आज हम पूरी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऐतिहासिक काल हो गया इतिहास। अब पढ़ लेते हैं कि इतिहास में, यानी कि ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी है जो हमें पढ़नी है। बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसलिए इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। पहले प्राचीन काल को, प्राचीन काल के आज की वीडियो में सिर्फ वही बताएंगे जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले डाल लेंगे हेडिंग प्राचीन काल। और प्राचीन काल में क्या पढ़ेंगे हम? इतिहास, प्राचीन काल। अब बात कर लेते हैं प्राचीन काल में हमें क्या क्या चीज़ें सबसे पहले पढ़नी है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, इसको हम स्लैश करके ऐतिहासिक काल भी लिख ले सकते हैं। ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें क्या की ज़रूरत होती है? वो होती है सोर्स, यानी कि स्रोत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत। स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? स्रोत होते हैं 3 प्रकार। हो गया भारतीय इतिहास के स्रोत। तो स्रोत कितने होते हैं? भारतीय इतिहास के स्रोत होते हैं 3। वो हम जब इंडिविजुअल पढ़ेंगे प्राचीन काल के ऐतिहासिक काल को, उसमें अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आता है दूसरा, वो है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता प्राचीन काल में फिर हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। इसके बाद जो तीसरी चीज़ पढ़ेंगे हम वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जिसमें क्या आते हैं? जिसमें 4 वेद आते हैं। 4 वेद कौन कौन थे? जो सबसे पहले आता है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेद के बारे में पढ़ेंगे। इनके अलावा रामायण और महाभारत भी आती है, वो भी इसी में, यानी कि वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है महाजनपद। महाजनपद कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। इनके बारे में भी हम पूरी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसका जो अगला पॉइंट है वो है धर्म। अब धर्म कौन कौन से बारे में पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। इन सारे धर्मों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके अलावा शैव
और वैष्णव, इन तमाम धर्मों के बारे में हम प्राचीन काल में डिटेल से बात करेंगे। नोट करते रहिए साथ के साथ। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी कि टॉपिक नंबर 6। हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी किसकी, प्राचीन काल की, कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं प्राचीन काल को समझने के लिए। ठीक है, आइए फिर अब अगली बात करते हैं। महाजनपद के बाद धर्म हो गया, धर्म के बाद आता है सबसे मेन टॉपिक प्राचीन काल का, वो होता है मगध राज्य का उद्भव। ठीक, यानी कि मगध राज्य कैसे उत्पन्न हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मगध राज्य के बाद जो आता है सबसे मेन टॉपिक आता है, वो आता है मौर्य साम्राज्य, जिसमें जितने भी तमाम राजा हुए हैं मौर्य साम्राज्य के, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक, ये सारे आए हैं। इसके साथ साथ मौर्य साम्राज्य में ही, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही किसका आक्रमण होता है, सिकंदर का आक्रमण होता है। फिर पढ़ेंगे सिकंदर का आगमन, सिकंदर का आक्रमण जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये हुआ पूरा, इस तरह से हम पढ़ेंगे का आक्रमण। फिर आता है 9th पे ब्राह्मण साम्राज्य, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर 10th पे आता है यवन, यानी कि यवन राज्य के यवन राजाओं के बारे में भी हमें डिटेल से पढ़ना है। इसके साथ साथ यवन के बाद आते हैं शक, आप इसे इसी कैटेगरी में रख सकते हैं, इसी में हम रखेंगे शक, कुषाण। ये जो राजा हैं बहुत सारे हैं, इसलिए इसको एक ही उसमें रखते हैं। कुषाण के बाद जो सबसे मेन डायनेस्टी चलेगी प्राचीन काल की, वो चलेगी गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य को ही प्राचीन काल में या भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य के साथ साथ फिर हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक है, यानी कि जो अगली हेडलाइंस है, अगला जो काल है वो है पुष्यमित्र शुंग। हम पढ़ेंगे पुष्यमित्र शुंग के बाद फिर पढ़ेंगे हम भारतीय दक्षिण के प्रमुख राजवंश। ठीक है, इसमें दक्षिण भारतीय दक्षिण के या दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजा होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेनली जो वो होते हैं पल्लव वंश। आप साथ के साथ नोट करते हैं पल्लव वंश, राष्ट्रकूट, इनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप नोट कर लीजिए कि हमें प्राचीन काल में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 15 है, पॉइंट नंबर जो 15 है वो है सीमा वर्ती प्रदेश के राज्य, यानी कि जो सीमावर्ती के राज्य के राजवंश लिख सकते हैं, राजवंश ज़्यादा सही रहेगा, राजवंश लिख सकते हैं। ये हुआ राजवंश। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे आपका पाल वंश या सेन वंश, ये किस में आते हैं, ये सीमावर्ती प्रदेश के राजवंश में आते हैं। इसके बाद जो 16 नंबर है प्राचीन काल में, वह है राजपूत वंश की उत्पत्ति, राजपूत वंश की उत्पत्ति। ये क्या है, राजपूत वंश की उत्पत्ति, जिसमें मेनली जो आते हैं वो आते हैं चौहान वंश। ठीक है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो राजपूत के वंश की उत्पत्ति आती है। और इसके अलावा जो है वो है चंदेल वंश।
यानी कि बहुत सारे वंशज हैं, सबके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से जो राजपूत वंश के बाद जो मेन स्ट्रीम है वो चलती है फिर मध्यकालीन की, क्योंकि इसके बाद क्या शुरू हो जाता है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण का दौर शुरू हो जाता है। और मुस्लिम आक्रमण कब होता है सबसे पहले भारत में, वो होता है 712 में, जब कौन आया था सबसे पहले, मोहम्मद बिन कासिम। तो उसके बाद से ही भारत के इतिहास को क्या कहा जाता है, मध्यकालीन भारत, जो कब तक रहा, 1707 तक, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई तब तक क्या रहा जाता है, मध्यकालीन भारत। हालांकि कुछ जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा है कि इतिहास का जो मध्यकालीन पीरियड है, यानी कि जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन जो भारत है उसका जो टाइम पीरियड है वो 712 से 1857 तक है। यानी कि तब जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने कहाँ पर भेजा था, रंगून भेजा था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मध्यकालीन भारत 712 से 1707 ईस्वी तक है। ठीक, तो ज़्यादातर जो है वो यहाँ तक है, क्योंकि 707 में कौन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल काल जो है वो पतन की ओर चल पड़ा था। तो इसमें हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे हम पॉइंट 1 जो है वो है अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण। और सबसे पहले किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया था, 712 में। ठीक है, जो कहाँ से आया था, सऊदी अरब से आया था। अब बात करेंगे फिर दूसरा जो है कौन सा राजा है, वो है शासक जो है वो बनेगा महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, जो कहाँ से आया था, गजनी से आया था। और इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार। और जो सबसे प्रसिद्ध इसका आक्रमण माना जाता है वो 16वां माना जाता है, जब उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात में। इसके बाद आता है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भी गौर का रहने वाला था, गजनी का ही रहने वाला था। गौर एक जगह है गजनी में। इसके बाद मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी के बाद जो आता वो आता कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में ही। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम है, और यही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में किसकी स्थापना करता है, दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की। और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो एक गुलाम था, इसलिए दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले वंश कौन सा बनता है, वो बनता है गुलाम वंश। गुलाम वंश में बहुत सारे सुल्तान हुए हैं, राजा हुए हैं, बादशाह हुए हैं, उनके बारे में हम डिटेल से गुलाम वंश जब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में उसमें आपको बताया जाएगा। अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें मेन है जो पढ़नी है। गुलाम वंश में बहुत सारे राजा हुए हैं, बहुत सारे बादशाह हुए हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद जो आता है गुलाम वंश के बाद जो आता है वो आता है खिलजी वंश, फिर आता है खिलजी वंश। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूँ मैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला आता है गुलाम वंश, फिर जो आता है खिलजी वंश, हो गया, खिलजी वंश हो गया। अब पढ़ेंगे फिर हम दिल्ली सल्तनत में ही क्या पढ़ेंगे, तुगलक वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद पढ़ेंगे फिर हम सैयद वंश, जो सबसे टाइम पीरियड कम है दिल्ली सल्तनत का। और दिल्ली सल्तनत के बाद जो है पांचवा जो टॉपिक है, यानी कि पांचवा जो दिल्ली सल्तनत का वंश है वो है लोधी वंश, लोधी वंश। तो ये 5 वंश है जो हमें कहाँ पढ़ने हैं, दिल्ली सल्तनत में। और लोधी वंश के
खात्मा कब होता है? जब मुगलों का आक्रमण होता है, यानी कि मुगलों का आगमन। और मुगलों का आगमन या आक्रमण जो है वो कब होता है? 1526 में। और मुगलों का पीरियड कब से कब तक माना जाता है? 1526 से 1707 तक या 1857 तक। हालांकि मेन जो है वो 1707 ही है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो ये मुगलों का आगमन हो जाता है। और मुगलों का आगमन किस युद्ध से होता है? पानीपत के प्रथम युद्ध से, जो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मुगलों के आगमन के कारण। मुगलों का आगमन हो चुका है भारत में, अब इसके बाद क्या चीज़ें हमें पढ़नी है? मुगलों के आगमन के साथ साथ हमें पढ़ना है मध्यकालीन भारत में बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य के अलावा हम पढ़ेंगे विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य, यानी कि साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के साथ साथ हम पढ़ेंगे मराठा व सिख। सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। मराठा और सिख हो गए। मराठा और सिख के साथ साथ हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन के बाद फिर पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, इसमें क्या है? इसमें भक्ति की बात करेंगे, जिसमें कालिदास जो यानी कि तुलसीदास, रही अकबर कह रहा सॉरी कबीर, ये जितने भी भक्ति आंदोलन है उसमें जितने भी राइटर हैं वो भक्ति आंदोलन में हम पढ़ेंगे। सूफी आंदोलन में सूफीज़म होगा, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती या अजमेर ख्वाजा वाली जो सूफी आंदोलन है वो उस ऊपर वाले में पढ़ेंगे, यानी कि सूफी आंदोलन में। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 12वां और मध्यकालीन का जो लास्ट पॉइंट है वो है मुगलों का पतन। मुगलों का पतन। तो जैसे ही मुगलों का पतन शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी क्या आ जाएगी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेज आना शुरू कर देंगे। और तब से क्या शुरू हो जाएगा हमारे देश में? मॉडर्न हिस्ट्री। अब बात करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ेंगे, उसकी जो मेन बातें हैं वो हम नोट डाउन करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, कि आखिर मॉडर्न इतिहास या मॉडर्न आधुनिक जो होता है वो किन किन पॉइंटों पे बेस होता है। तो सबसे पहले ऊपर डाल लेंगे हेडिंग जो है आधुनिक इतिहास या आधुनिक काल। आधुनिक काल डाल लेते हैं। आधुनिक काल कब से कब तक है? 1707 से अब तक, यानी कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तब तक क्या चल रहा है? आधुनिक काल। आप कहेंगे कि आधुनिक काल तो 1857 से भी माना जाता है, लेकिन जो मेन है जो इतिहासकारों ने माना है वो 707 से माना है, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो सबसे पहले जो इसकी टॉपिक है, जो इसका हेडिंग है, जो इसकी मेन शुरुआत है आधुनिक काल की, वो पढ़ेंगे हम विदेशी कंपनियों का आगमन। कंपनियों का आगमन, जिसमें बहुत सारी कंपनियां भारत में आई हैं, क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उसी के साथ साथ इसमें बहुत सारे विदेशी आए जो व्यापार करने के उससे, यानी कि व्यापार करना चाहते थे भारत में, क्योंकि भारत में बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल थी उस वक्त। तो सबसे पहले बात करेंगे विदेशियों का आगमन। तो इसमें कौन कौन थे? सबसे पहले आए हमारे देश में पुर्तगाल, यानी कि पुर्तगाली। उसके बाद आए अंग्रेज, फिर डच, फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी के बाद कौन आए? डेनमार्क, या आप उन्हें स्वीडन कह सकते हैं। तो ये उनका
विदेशी आक्रमण है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा रहे हमारे यहाँ पे वो रहे अंग्रेज, और अंग्रेज़ों ने ही भारत को क्या किया, गुलाम किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे जब भारत में ये आ गए तो जाहिर सी बात है इन्होंने बीच में इन कंपनियों के बीच में भी युद्ध हुए। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों में, फ्रांसीसी, डच और डेनमार्क में क्या हुए, छोटे बड़े सारे युद्ध हुए, वो भी हम पढ़ेंगे। तो यानी कि इसमें लिख लेंगे युद्ध पढ़ने हैं। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरे टॉपिक की। इस आधुनिक भारत का तीसरा जो इम्पोर्टेंट कड़ी है वो पढ़ेंगे हम 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, ठीक है। 1857 का विद्रोह यानी कि जब 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, वो क्या सफल हुए और किस नेता ने किस जगह का नेतृत्व किया, वो हम सारे में 1857 की क्रांति में मूल रूप से अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। फिर भारतीय आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए हैं आज़ादी के लिए वो हम इस पोर्शन में बिल्कुल डिस्कस करेंगे जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे। इसके साथ साथ भारतीय आंदोलन के साथ साथ फिर जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बहुत सारे गवर्नर जनरल, वॉइसराय हुए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। यानी कि लॉर्ड पढ़ेंगे, गवर्नर पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल पढ़ेंगे कि कौन पहला गवर्नर बन के आया, किसने क्या कार्य किए और किसने कौन कौन सी नीति का अपनाई और किसने शिक्षा के लिए या भारत के लिए किस चीज़ का आविष्कार, मतलब वॉइसराय यानी कि किसने भारत के लिए क्या चीज़ की, वो आज हम इसमें सब पढ़ेंगे कि किस लॉर्ड ने क्या चीज़ भारत के लिए की और क्या नहीं की और किसने कौन कौन सी चीज़ें का इन्वेंशन किया भारत में आकर, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। लॉर्ड के बारे में जितने भी लॉर्ड हुए हैं, यानी कि जब से युद्ध हुए हैं, बक्सर का युद्ध हुआ जिससे फिर लॉर्ड बने, फिर गवर्नर हुए, फिर गवर्नर जनरल आए और फिर वॉइसराय आए। इसके बाद आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ, किसके अध्यक्ष हुए और कितने हुए और कब कब हुए, ये सारे हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, यानी कि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके लिए हमें एक संविधान की ज़रूरत बनी। तो जितने भी वर्तमान में भारतीय संविधान है वो कहाँ से लिया गया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। इसमें जितने भी मेन पॉइंट होंगे वो हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे, यानी कि जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे तब इसमें आप अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बहुत सारे सामाजिक सुधार भी हुए, यानी कि सामाजिक आंदोलन भी हुए, कुछ इंडिविजुअल पे भी हुए, कुछ ग्रुप में भी बना के है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं अगले की, वो है सामाजिक सुधार आंदोलन। तो ये हुआ सामाजिक सुधार आंदोलन, और इसके जो अगला पॉइंट है 9th हुआ, वो भी देख लेते हैं। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सारा क्या है, आधुनिक इतिहास है। और इसके बाद जैसा आप सबको मालूम होगा कि 15 अगस्त 1947 को 1947 में भारत आज़ाद हो गया। तो इससे पहले जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो सारी मॉडर्न हिस्ट्री में आती हैं। जितने भी वॉइसराय, गवर्नर जनरल, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी काम हुए हैं, जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, सारे विरोध प्रदर्शन, जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो एंग्लो मैसूर युद्ध हो, कर्नाटक का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो, या फिर बक्सर का युद्ध हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कौन सा युद्ध है वो बक्सर के बाद, बक्सर प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध हो, ये सारे किस में आते हैं, वो आधुनिक काल में आते हैं। तो ये जो मेन पॉइंट है
वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ फिर हम जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारत के सामने क्या क्या चुनौती थी वो सारी हम किस में बात करेंगे, आधुनिक इतिहास में, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत। ये टॉपिक भी किस में आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अभी सिर्फ हमने मेन चीज़ें पढ़ी हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, मध्यकालीन में यानी कि मेडिवल हिस्ट्री में, प्राचीन यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये पूरी डिस्कस की गई हैं। अब उनको हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। कल के वीडियो में हम प्राचीन काल पढ़ेंगे और प्राचीन काल में प्रागैतिहासिक काल, आग प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। फिर उसको पूरी तरह से पढ़ेंगे जिसमें नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और कांस्य युग, यानी कि सारी चीज़ें हम प्राचीन काल में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, बौद्ध, जैन, जितने भी धर्म हुए ये सारी चीज़ें हम प्राचीन काल में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य का उदय, ये सारी चीज़ें जो हम किस में पढ़ेंगे, प्राचीन काल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।